आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है लंबवत अक्षों के प्रमेय की उत्पत्ति करें। संकेत एक्स वाई तल के लंबवत मूल बिंदु से गुजरती अक्ष से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे पाइथागोरस प्रमेय थी उसमें जो विकर्ण यानी डायगोनल होता था उसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं आधार एवं लंब यानी बेस एवं परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता था। वही स्थिति यहाँ भी है। तो लंबवत अक्षों के प्रमेय की उत्पत्ति करना है और समांतर अक्षों के प्रमेय की उत्पत्ति करना है। संकेत दिया है कि यदि द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु लिया जाए तो एडिशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु लेंगे तो आर हमारा मूल बिंदु पर 0 हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो जाहिर सी बात है कि एडिशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0 हो जाएगा या संकलन एम आई आर आई का 0 हो जाएगा, क्योंकि आर 0 हो जाएगा मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर अगर कोई पार्टिकल है तो आर तो 0 हो गया ना, क्योंकि मूल बिंदु से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, एक एक चीज को हम लोग करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों जिनके कटान बिंदु से प्रथम अक्ष गुजरती है के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के तुल्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हमारे पास तल है, सरफेस है, इसमें x और y प्लेन है। तो एक प्लेन इनमें x हो गया और एक प्लेन इसमें y हो गया। मान लेते हैं कि ये प्लेन हमारा x है और ये y है। तो यहाँ पर अगर खड़ा कर दिया जाए, पेन एकदम खड़ा कर दिया जाए कि ये पहिया या प्लेट ऐसे ऐसे घूमे या डिस्क ऐसे ऐसे घूमे इस धुरा को, ये धुरा हमारी तरफ एकदम खड़ा है। तो कह रहा है कि लंबवत अक्षों की प्रमेय किसी समतल पटल पर, ये समतल प्लेन है, पटल का उसके तल के लंबवत किसी अक्ष के पर, यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए तो इस तल से 90 डिग्री कोण पर पेन खड़ा हो जाएगा। तो लंबवत अक्षों जिनके कटान बिंदु से प्रथम अक्ष गुजरता है। तो दो परस्पर लंबवत अक्ष x और y है, तो यहाँ पर कटान बिंदु है, तो यहाँ से लंबवत अक्ष गुजरता है। यहाँ से लंबवत मतलब यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए के परितः जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के तुल्य होता है। तो ये जो x y प्लेन है, तो ये लंबवत अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण लिया जाए तो x और y के योग के तुल्य होता है यानी बराबर होता है। तो समतल पटल के लिए इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है या दिया जा सकता है। तो मान लीजिए ये जो यहाँ पर पेन खड़ा किया हमने इसके सेंटर में, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए कि यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया ऐसे, जेड एक्सिस हो गया इस प्रकार से। ध्यान दीजिए कि ये लंबवत ऊपर की ओर है हमारी तरफ। इस कागज के प्लेन पर एकदम पेन घुसेड़ दिया जाए अंदर तो जो धुरा बन जाएगा, धुरी, वो तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ये उत्पत्ति हो गई हमारा लंबवत अक्ष प्रमेय की, लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए कह रहा है कि मानव पटल अनेक कणों के द्वारा बना है जिसमें प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है। माना m द्रव्यमान के कण p के निर्देशांक x तथा y है तथा x y तल से इसकी दूरी r है। तो यहाँ पर देखिए ये बनाया गया x प्लेन
x और y एक प्लेन में है 90 डिग्री, z देखिए x और y से 90 डिग्री पर है और x y खुद अपने में 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट P ले लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इसकी दूरी ये x हो जाएगी और ये वाली दूरी ये y एक्सिस है तो ये y हो जाएगी। यहाँ पर इसको x लिखना चाहिए था, ये x है ये y, ये P पॉइंट है तो x कामा y हो गया और ये पोजीशन वेक्टर हमारा r हो गया क्योंकि केंद्र बिंदु से दूरी r है। तो अब अगर हमको r निकालना हो तो ये x है ये y है, या ये y है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये x एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल है और बराबर है, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो ये x है ये y, तो ये r क्या हो जाएगा, ये कोण हमारा ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है ये विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से r का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं x और y हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस कण का अक्ष OZ के पड़ता है जड़ता गुण। तो ये जो OZ है, ये जो कण है हमारा P, तो इस कण का अक्ष OZ के पड़ता है जड़ता गुण क्या होगा, तो ये OZ दो अक्ष है, तो इस P कण का है जो P पॉइंट पर कण है, इस OZ अक्ष के परितः जड़ता गुण mr स्क्वायर होगा। ये हमने पढ़ा है NCERT में। यदि Z अक्ष के परितः संपूर्ण पटल का जड़ता गुण I2 है तब, अब ये P पॉइंट के लिए निकाला तो mr स्क्वायर है। अगर पूरे कणों के बारे में निकाला जाए जो एक्स वाई प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, आई जेड इक्वल टू एडिशन ऑफ एम आर स्क्वायर बराबर एडिशन ऑफ एम आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन या एडिशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा अक्ष x तथा अक्ष y के पड़ता संपूर्ण पटल का जड़ता गुण आई एक्स तथा आई वाई है। तो आई एक्स बराबर समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर तथा आई वाई बराबर समेशन ऑफ एक्स एम एक्स स्क्वायर। तो अक्ष x तथा अक्ष y के पड़ता संपूर्ण पटल का जड़त्वा गुण आई एक्स तथा आई वाई होगा। तो आई एक्स के बारे में जब निकालेंगे तो y इसके लंबवत है तो y वाला एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो लंबवत होगा वही होगा। और आई वाई के बारे में निकालेंगे तो x एक्सिस y के लंबवत है तो यहाँ पर x का स्क्वायर होगा। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से अगर हम देखें तो आई जेड इक्वल टू ये पूरा आई जेड है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, क्योंकि इनको जोड़ों को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, चाहे आई एक्स प्लस आई वाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ये लंबवत अक्ष प्रमेय के बारे में पढ़ा। अब समांतर अक्ष प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है समांतर अक्षों की प्रमेय यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अनुसार किसी पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़ता गुण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा दिए गए अक्ष के समांतर किसी अक्ष के परितः जड़ता गुण आई सी व पिंड के द्रव्यमान m व दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी अक्ष के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। तो फिर से इसको समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर देख लेते हैं कि ये मान लीजिए कोई पिंड है, तो ये एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस से मान लीजिए h दूरी पर ये और z एक्सिस है,
ये एल और एल डैश है, ये जेड और जेड डैश है, ये दोनों एक दूसरे से समांतर हैं। और ये कोई पिंड P है जिसकी सेंटर से दूरी m1 है। ये पिंड का पार्टिकल जो है वो m1 पार्टिकल है, और C से P की डिस्टेंस r1 है, और O से C की डिस्टेंस h है। तो अगर हम इसको गंभीरता से समझें तो कह रहा है कि समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा दिए गए अक्ष के समांतर किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण IC व पिंड के द्रव्यमान m व दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी h के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। यानी I इक्वल टू ये जो अक्ष है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष IC हो जाएगी। तो ये IC प्लस अगर ये एक अक्ष इसके समांतर और मान ली जाए h दूरी पर, तो यहाँ पर ये द्रव्यमान अगर m हो तो m और बीच की जो लंबवत दूरी है इस अक्ष के h स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ IC द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है IC है, अक्ष LL डैश के समांतर तथा इससे लंबवत दूरी h पर अक्ष ZZ डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण है। तो LL डैश के समांतर यहाँ से h दूरी पर LL डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण है ये वाला IC। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि m बराबर n कणों की बनी हुई वस्तु का द्रव्यमान। तो एक कण का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, और पूरे कण जो इस पिंड में है पूरे का कैपिटल M मान लिया जाए, और कणों की संख्या अगर n हो तो n कणों की बनी हुई वस्तु का द्रव्यमान। तो सारे m1 एक कण का द्रव्यमान है, तो सारे जो n कण है उनको ऐड कर दिया जाए, तो एडिशन कर दिया जाए, संकलन कर दिया I बराबर 1 से n तक। तो m1 हो गया एक कण का द्रव्यमान। तब देखिए उपपत्ति यानी प्रूफ क्या हो जाएगा। तो कह रहा मान लीजिए गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली LL डैश अक्ष से r1 दूरी पर कण को P बिंदु पर वस्तु के अंदर स्थित किया गया है। तो LL डैश से r1 दूरी पर मान लीजिए LL डैश है, इससे r1 दूरी पर P बिंदु पर कोई पॉइंट है, इसको स्थित किया गया है। इसलिए ZZ डैश अक्ष से कण की दूरी, अब ZZ अक्ष जो है इससे कण की दूरी r1 प्लस ये h हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए r1 प्लस h कर दिया, या OP बराबर OC प्लस CP कर दिया, ये पूरी OP बराबर OC प्लस CP हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यदि IC बराबर अक्ष LL डैश के परितः संपूर्ण वस्तु का जड़त्वाघूर्ण है, तो IC बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण वस्तु का यानी जितने भी उसमें कण है। तो IC बराबर संकलन I बराबर 1 से n तक MI RI का स्क्वायर हो जाएगा पूरे कणों का। तो n हो गया 1 से लेके, और एक कण MI है या M1 है, तो M1 R1 का स्क्वायर या MI RI का स्क्वायर जो भी है। ये I है, 1 नहीं होगा I होगा, कहीं 1 लिखा है कहीं I लिखा है। अब देखिए माना यदि अक्ष ZZ डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण I स्मॉल I है, तब I स्मॉल I बराबर MI गुणे लंबवत दूरी OP का स्क्वायर, लंबवत दूरी OP का स्क्वायर इस ZZ अक्ष के परितः, इस ZZ डैश अक्ष के परितः। अभी LL डैश अक्ष के परितः हमने निकाला, अब ZZ डैश अक्ष के परितः, तो यह MI OP का स्क्वायर यानी संपूर्ण द्रव्यमान कह सकते हैं। अब ये तो एक कण के लिए है, तो एक कण का द्रव्यमान गुणे उस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी, तो OP है लंबवत दूरी, तो उसका स्क्वायर। तो ये हो गया MI
और OP हमारा है H प्लस RI का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यदि संपूर्ण वस्तु का अक्ष ZZ डैश के पड़ता जड़त्वागुण I हो तो I बराबर 1 से लेके n तक संकलन करेंगे I स्मॉल i। तो ये हो जाएगा संकलन या एडिशन I बराबर 1 से लेकर के n तक, तो mi और RI प्लस H का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरे का 1 से लेके n तक कणों का। पहले एक का निकाला, फिर इसका पूरे वस्तु के लिए लगा दिया। ये एक कण के लिए था, ये संपूर्ण वस्तु के लिए है, तभी सारे कणों का 1 से लेके n कणों तक के लिए, पूरे कणों के लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, I बराबर 1 से n तक संकलन होगा तो यह mi ब्रैकेट में RI स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हो गया RI स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2mi RI। ये देखें, यहाँ भी mi का गुणा होना चाहिए, mi RI स्क्वायर प्लस mi H स्क्वायर प्लस 2mi RI H भी होना चाहिए। तो कुल मिला के अभी जो है यहाँ पर ये m की जगह 2ab होता है, तो 2mi H होना चाहिए, RI की जगह H होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह RI स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर की जगह H स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो a की जगह RI, b की जगह H, तो 2RIHI होना चाहिए, वो H होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ I बराबर 1 से n तक mi RI का स्क्वायर प्लस, अब ये पूरे में गुणा हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ I बराबर 1 से n तक mi H स्क्वायर प्लस संकलन I बराबर 1 से n तक 2 mi H mi RI H, mi RI H भी होना चाहिए, यहाँ पर H भूल गया है। अब देखिए IC बराबर एडिशन ऑफ I बराबर 1 से n तक mi RI स्क्वायर है, तो यहाँ पर IC रख दिया इसकी जगह, प्लस I बराबर 1 से n तक एडिशन या संकलन mi और H स्क्वायर को बाहर कर दिया, प्लस 2 एडिशन या संकलन I बराबर 1 से n तक mi RI। हिंदी वाली बुक में देखिए थोड़ा मिस्टेक है, तो इंग्लिश वाली में देखते हैं। तो इसका देखिए होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस r1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2a RI हो गया, RI ये हो जाता है। अब यहाँ भी देखिए गलत लिखा है, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब ये इसका तो हमने तोड़ के लिख दिया, तो स्क्वायर नहीं होगा। फिर ये I बराबर 1 से n तक mi a स्क्वायर होगा, r की जगह यहाँ पर a लिखा है, प्लस m का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 mi का गुणा होगा, तो समेसन ऑफ I बराबर 1 से n तक mi RI स्क्वायर प्लस, अब इसमें होगा तो I बराबर 1 से n तक mi का गुणा होगा mi 2a RI। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे IC रखा था हिंदी में, तो पूरा उठा के IRS हो गया, प्लस संकलन होगा I बराबर 1 से n तक mi a स्क्वायर, ये बराबर होगा IRS, ये बराबर नहीं होगा तो ये इधर लिख दिया, इसकी जगह IRS लिख दिया, प्लस 2 इधर आ गया, I बराबर 1 से n तक m1 a r1 mi a RI स्क्वायर, ये हो गया।
यहाँ पर देखे आर आई का स्क्वायर नहीं होगा, ये भी गलत है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। कह रहा है नाउ एट द सेंटर ऑफ मास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज 0। अब सेंटर ऑफ मास पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो केंद्र बिंदु से जाएगा, तो केंद्र बिंदु पर आर यानी पोजीशन जो आर है वो 0 होगी, इसलिए सेंटर पर सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 होगा। तो दैट इज 2 समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n तक एम आई ए आर आई। देखिए यहाँ सही लिखा है, यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया था, गलत है, तो ये भी 0 हो जाएगा। चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, देखिए r1 0 है इसलिए 0 हो गया है, सेंटर से पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए एडिशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिए, आल्सो आई बराबर 1 से n तक एम आई इक्वल टू, अगर कैपिटल एम हो जाए, चूंकि ये एक कण के लिए है एम आई और सबका संकलन या एडिशन हो गया, तो पूरी वस्तु में जितने पार्टिकल है सब, तो उसको कैपिटल एम लिखा गया। तो एम बराबर टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, यानी उस ठोस वस्तु का पूरा द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसलिए आई क्यू पी इक्वल टू आई आर एस प्लस एम ए स्क्वायर, हेंस द थ्योरम इज प्रूव। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जब 0 ही हो गया तो आई ओ पी इक्वल टू आई आर एस प्लस एम ए स्क्वायर हो जाएगा। या हिंदी वाली में देखें तो आई सी प्लस ये पूरा इकट्ठा एक साथ पूरी संपूर्ण बॉडी का हो जाएगा, तो कैपिटल एम एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए आर है, तो अगर सेंटर ऑफ मास पे लिया जाए तो आर 0 हो जाएगा, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जहाँ संकलन या एडिशन आई बराबर 1 से n तक एम आई आर आई बराबर वस्तु के सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग है, यानी आई बराबर 1 एडिशन का साइन n तक एम आई आर आई इक्वल टू 0। तो यदि द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु से लिया जाए, तो द्रव्यमान केंद्र को अगर हम मूल बिंदु से ले लेंगे तो आई बराबर आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होगा। तो चूंकि ये प्रूफ आपकी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमारा आई बराबर आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होता है, और लंबवत अक्ष प्रमेय यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। बस इतना ही हमको पता होना चाहिए, बाकी ये प्रूफ आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है सूत्र वी स्क्वायर बराबर 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर को गतिकीय दृष्टि अर्थात बलों तथा बलाघूर्णों के विचार से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी हमको प्रूफ करना है। यहाँ विलोटनिक गति करते पिंड यानी ऐसे लुढ़क रहा है, जैसे सिलेंडर को किसी ढलान में लुढ़का दिया जाए तो आगे भी बढ़ेगा, अपनी एक्सिस पे घूमेगा भी। तो विलोटनिक गति यानी घूर्णन करता हुआ अपनी अक्ष पर और आगे भी बढ़ रहा है, करते हुए वलय हो सकता है यानी रिंग, या डिस्क हो सकता है, या बेलन यानी सिलेंडर हो सकता है, या गोला यानी स्फीयर हो सकता है, का आनत तल की तली में वेग है। एकदम नीचे जब उतर के आ जाता है तब वेग। आनत तल पर यच वो ऊंचाई है जहां से पिंड गति प्रारंभ करता है। तो ध्यान दीजिए कि कोई पिंड है अगर इस प्रकार से इस ढलान में अगर लुढ़क रहा है, इसमें अगर लुढ़क के नीचे आ रहा है, तो ये जो है हाइट
ये वाली ऊंचाई है ली गई है एच। तो आनत तल पर एच वो ऊंचाई है जहां से पिंड गति आरंभ करता है। मान लीजिए यहाँ से आरंभ करता है और तली तक आता है। के सममित अक्ष के पड़ता पिंड की घूर्णन त्रिज्या है। तो रोटेशनल रेडियस है और कैपिटल आर पिंड की त्रिज्या है। कैपिटल आर पिंड की त्रिज्या है और के सममित अक्ष यानी सिमेट्रिकल एक्सिस के परितः पिंड की घूर्णन त्रिज्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए के सिमेट्रिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो बॉडी है उसकी रोटेशनल रेडियस है और आर पिंड की त्रिज्या है। इसको ध्यान देना है। तो अब आगे क्वेश्चन को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है माना यह ऊंचाई के आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन या ढलान वाले प्लेन पर लुढ़कते हुए वस्तु के द्रव्यमान त्रिज्या तथा घूर्णन त्रिज्या क्रमशः एम आर तथा के है। तो द्रव्यमान एम है और त्रिज्या आर है और घूर्णन त्रिज्या यानी रोटेशनल रेडियस के है और ऊंचाई एच है उस इंक्लाइंड प्लेन या ढलान वाले प्लेन की। ये फिगर बना दिया। कोण थीटा है। तो जब वस्तु आनत तल यानी इस ढलान वाले तल या इंक्लाइंड प्लेन की सर्वोच्चतम ऊंचाई पर है तब वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि इसकी कुल ऊर्जा के बराबर है। तो जब वस्तु यहाँ पर है तो यह ऊंचाई पर है तो इसकी जितनी भी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है और वो एनर्जी क्या होती है U बराबर mgh होती है जहाँ m द्रव्यमान g गुरुत्वाकर्षण और h ऊंचाई है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी E बराबर mgh। माना आनत तल की तली पर वस्तु का रेखीय तथा कोणीय वेग क्रमशः v तथा ओमेगा है। अब ध्यान दीजिए ये वस्तु लुढ़कते हुए इस B पॉइंट तक आएगी तो लुढ़केगी भी आगे भी चलेगी। इसका मतलब रेखीय वेग भी होगा और कोणीय वेग भी होगा। इसका मतलब रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पर ये दो ऊर्जा में बट रही है, घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा। तो अगर रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो जो कुल ऊर्जा होगी वो इसकी इसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो वही देखिए किया जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से यानी हमको पता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये नष्ट नहीं होगी। तो इसी ऊर्जा का दूसरा रूप ही है घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा। तो E यानी स्थितिज ऊर्जा E बराबर EB हो जाएगा यानी mgh बराबर यही स्थितिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ I ओमेगा स्क्वायर में बदल गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि लेकिन वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I बराबर mk² तथा कोणीय वेग ओमेगा बराबर v/r होता है। v बराबर r ओमेगा तो ओमेगा बराबर v/r। तो अब क्या होगा mgh बराबर हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह mk² रख दिया और ओमेगा की जगह v/r रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो mgh बराबर हाफ mv² प्लस हाफ mk²/r² इंटू v²। तो ये हाफ mv² कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में ये 1 प्लस k²/r² बचेगा यानी v² बराबर अब ये पूरा नीचे आ जाएगा m कट जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कट गया तो gh भर बचा अपान ये नीचे चला जाएगा तो 1 प्लस k²/r² हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में यही हमको प्रूव करना है तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।